महाराज, महाराज उठिए। महाराज, आपको क्या हुआ है? महाराज। अरे एक मिनट, मैं तो ब्लूप्रिंट बना रहा था ना। ये मैं कहाँ गया? अरे यार, कल तो मुझे ब्लूप्रिंट जमा करवाना था। कहीं मैं बाहुबली की शूटिंग में तो नहीं आ गया? और ये कटप्पा क्या कर रहा है इधर? महाराज, फांसी देने का टाइम हो गया है, जल्दी से आप अपना संकेत दीजिए। क्या फांसी? अरे कटप्पे, तू बोल क्या रहा है भाई? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे दिमाग में नई यादें जुड़ रही हैं। अभी मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं नहीं हूँ वो मैं हूँ। अरे भाई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस शरीर की यादों से मुझे पता चला है कि ये बंदा ग्रेसियस साम्राज्य का 4th प्रिंस था, जिसका नाम रोलैंड। सिंहासन की लड़ाई को कम करने के लिए मेरे बाप ने एक ऐसा तरीका सोचा जिससे कि वो पता कर सके कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बने। मेरे पिता ने अपने 5 बच्चों को, जो कि जवान हो चुके थे, अलग अलग इलाकों का शासक बनाया, और अगले 5 साल तक उन बच्चों का ये ड्यूटी दी गई कि उन्हें वो इलाके का पूरा शासन करना है वहां पे, और जिस हिसाब से वो शासन करेंगे मेरा पिता वो देखेगा, और उसके दौरान ही वो ये तय कर पाएगा कि उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जो जमीन तुम लोगों को दी जा रही है, मैं इन 5 सालों में के दौरान मैं देखूंगा कि तुम में से कौन अच्छा शासन करेगा। ये मुकाबला सिंहासन के अधिकार के लिए होगा। अब एमसी को ये सारी बातें याद आ रही होती हैं, और वो कटप्पे के सामने बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि ये रियल टाइम की कोई स्ट्रेटजी वीडियो गेम लग रही है, जहाँ पे 5 प्लेयर है और उन 5 प्लेयर की कंडीशन सेम ही है। ऐसा मुझे लगा था, पर ऐसा है नहीं। मेरे 5 भाई बहनों में से सबसे पहले आता है पहला प्रिंस, जिसके पास मार्शल स्ट्रेंथ है। सेकंड प्रिंस, जिसके पास बेल्ट भर भर के है। थर्ड प्रिंसेस, जिसके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है। फिफ्थ प्रिंसेस, जिसके पास इंटेलिजेंस है। फोर्थ प्रिंस मैं, वो जो शराब पीने में और आयाशी करने में पूरा टाइम स्पेंड करता है। और ये है चौथा राजकुमार, जिसे बचपन से ही कोई पसंद नहीं करता था। इसे बॉर्डर वाले ऐसे शहर में भेजा गया जहाँ कोई चिड़िया भी हगने तक ना आए। ये प्रिंस एक ऐसे शहर में रहता था जहाँ पे आदिवासियों का डेरा होता था, जिन्हें मलमूत्र ऐसे ही इधर उधर फेंकने का, यानी कि पूरा फुल गंदी सिटी थी, जहां पे ब्लैक डेथ फैल गई और काफी बंदों का सफाया हो गया। ये कुछ ऐसा ही समझ लो कि जानबूझ के इसे ऐसे शहर में भेजा गया था जहां पे ये मर जाए। महाराज, फांसी देने का समय निकला जा रहा है, आप जल्दी से संकेत दीजिए फांसी का। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, मैं यहाँ पे हूँ चुड़ैल को फांसी की सजा देने के लिए। ओह, तो ये सारी भीड़ इस विच को फांसी में लटकते हुए देखना चाहती है। हद है, एक ऐसी जगह जहाँ पे सिविलाइजेशन इतनी स्टेबल नहीं है, और इन लोगों को ये सारे चीजें करनी है। अब जब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, मैं ऐसी चीजें होने नहीं दूंगा। सिपाहियों, इस विच को रिलीज कर दो। अरे ये क्या बोल रहे हो? पब्लिक थोड़ा पैनिक कर जाती है। पब्लिक कहती है कि क्या रिलीज करना है इस विच को? अरे साहब, क्या बात कर रहे हो? प्रिंस के बदलते हुए रवैये को देख के भीड़ पूरी पैनिक होती है, और भीड़ को पैनिक होते हुए देख के प्रिंस ये सोचता है कि यार ये तो समझने वाले नहीं है, तो वो ये बोलता है कि मैं इस विच को किसी और दिन फांसी की सजा दूंगा। अब ये बात सुन के ना कटप्पा थोड़ा शॉक होता है। अब इसे मैं कटप्पा बोल रहा हूँ, या वैसे असिस्टेंट है या फिर वजीर है, जो भी है वो आगे हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसे मैं कटप्पा ही बोलने वाला हूँ, तो मैनेज कर। कटप्पा बोलता है कि प्रिंस, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहां पीछे से चीफ नाइट भी आता है, जिसका नाम कार्टर लेनिस है, इसे कार्टर कहेंगे। तो वो भी कहता है कि योर हाइनेस, ये कोई मजाक की बात नहीं है। जब भी हमें किसी विच की आइडेंटिटी पता चलती है तो उसे मारना बहुत जरूरी होता है। अगर हमने इस विच को मारा नहीं तो इसे बचाने के लिए और भी विचेस आएंगी और उसे छुड़ा के लेके चली जाएंगी। प्रिंस उस नाइट को देख के सोच रहा होता है कि इस नाइट ने इतना हैवी आर्मर पहन रखा है जितना कि मेरा खुद का वजन है, और ये डर रहा है कि कोई आएगा और इसे जेल ब्रेक करके लेके चला जाएगा। हद्दी है यार। एमसी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात होगी, अगर और भी बीचेस आएंगे हम उन सबको एक ही बारी में पकड़ लेंगे। अब मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम सब लोग भी यहाँ से निकल लो। और यहाँ पे नाइट के हैरानी वाले एक्सप्रेशन के साथ सीन कट हो जाता है। एमसी अपने बॉर्डर टाउन के साउथ कैसल में आ गया होता है। वो जोर से दरवाजा बंद करता है, हालांकि बाहर कार्टर खड़ा होता है। वो देखता है कि आखिर चल क्या रहा है। अंदर आते हुए एमसी अपनी हालत देखता है। भाई वो सांस लेता है भारी सी, और फिर चिल्ला के कहता है, अरे यार मैंने क्या कर दिया ये? मैंने पिछली बार इतने लोगों के सामने बात तभी करी थी जब न्यू ईयर था। तो अब मुझे पता चला कि मैं काम करते करते ओवर वर्किंग से ही मर गया हूँ, और मैं फिर यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो गया हूँ। पर मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं तो जिंदा ही हूँ ना, और अभी से मैं रोलैंड हूँ। अब मुझे उस चुड़ैल के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, आखिर माजरा क्या है। नेक्स्ट सीन में हमें बॉर्डर टाउन के जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पे रोलैंड और कार्टर चल रहे होते हैं।
अब एमसी को मैं रोलैंड ही बोलने वाला हूँ, ठीक है, मैनेज कर लेना। कार्टर कहता है कि महाराज आप इतनी खतरनाक जगह में क्या कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि आप उस विच से मिलने जा रहे हो, हालांकि हमने उसे गोल्ड लॉकेट से बांध के रखा है, गोल्ड लॉकेट की चेन। मैं आपको बता दूं तो इससे उसकी ना मैजिक पावर जो है वो सप्रेस हो जाती है। तो कार्टर कहता है कि हमने उस विच को गोल्ड लॉकेट वाली चेन से बांध के तो रखा है, पर फिर भी मैं पक्के तरीके से या पक्के तौर से नहीं बोल सकता कि वो कुछ ना करे, क्योंकि ऐसी चीजों की कोई गारंटी नहीं होती। कार्टर की ये बात सुन के प्रिंस कहता है, रोलैंड कहता है कार्टर से कि ओहो, तो मेरा चीफ नाइट एक छोटी बच्ची से डरता है। कार्टर तुम तो बड़े फट्टू निकले यार। इस पर कार्टर घबराते हुए कहता है कि प्रिंस ये डरने की बात है, क्योंकि वो डीमंस की पूजा करते हैं। प्रिंस आगे बढ़ रहा होता है और कार्टर उसे फॉलो कर रहा होता है। प्रिंस सोच रहा होता है कि ये जो बंदा मेरे पीछे चल रहा है ना, इसके चेहरे को देख के ऐसे लगता है कि ये भाई बहुत बहादुर है, पर मुझे पता नहीं था कि ये इतना फट्टू है। अगले पल हमें उस सेल को दिखाया जाता है जहाँ पे वो विच बैठी होती है और बाहर से प्रिंस उसे देखता है। वो विच प्रिंस को आता हुआ देख के उसकी तरफ देखती है और आगे बढ़ती है। प्रिंस कहता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। विच को प्रिंस की तरफ आता हुआ देख के बीच में कार्टर भाई प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अरे प्रिंस के नजदीक मत आना, हालांकि कार्टर की खुद फटी पड़ी होती है। इस पर रोलैंड उसे हटाता हुआ कहता है कि छोटी बच्ची हो क्या, साइड में हट जाए, इतना नर्वस मत हो। प्रिंस उसके नजदीक जाता है और बिल्कुल कैजुअली पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। ये सीन देख के कार्टर बिल्कुल चिल्ला के कहता है कि महाराज आपको हो क्या गया है? वो एक चुड़ैल है और उसने चुड़ैलपंथी से काफी लोगों को मारा है। वो एक मॉन्स्टर है। इस चुड़ैल ने हमारे इलाके के नॉर्थ स्लोप में बहुत से लोगों को जिंदा जला दिया है। मुझे तो लग रहा है कि प्रिंस आप बाबले हो गए हो, आपको उस चुड़ैल से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो आपको भी हार्म करेगी। अगले सीन में देखते हैं कि प्रिंस ने उसके टपले पे आलू पैदा कर दिया होता है, यानी कि उसे पड़ी होती है प्रिंस से। और प्रिंस कहता है कि नॉर्थ स्लोप में क्या हुआ था, क्या तुम मुझे डिटेल में बताओगे? विच ये सुन के खामोश रहती है, जिसपे प्रिंस कहता है कि क्या तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहती? जिसपे विच कहती है कि नहीं नहीं मैं बताऊंगी। विच बताती है कि मेरे पिताजी माइन में काम करते थे, माइन कोलैप्स हो गई और जिसमें वो ट्रैप हो गए। उस समय माइन से मिली हुई जितनी भी वैल्यूएबल चीज थी वो पिताजी का जो साथी था वो चुराना चाहता था। इस बात का पता मेरे अंकल को लग गया और मेरे अंकल और उस चोर के बीच में फाइट होना शुरू हो गई, जहाँ पे उस चोर ने मेरे अंकल को जख्मी कर दिया। मैं उस सिचुएशन में बहुत घबरा गई थी। वो चोर मेरे अंकल को मारने ही वाला था। मैंने सिचुएशन को समझा और उसे रोकने के लिए बहुत गुहार की। जैसे ही मैंने उसकी तरफ इशारा किया और अगले पल वो आग से जल गया। मेरा ये रूप देख के अंकल और आंट दोनों घबरा गए। दोनों बोलने लगे कि ये तो विच की पावर है। मैंने उन सबसे प्रार्थना की कि मुझे बीच ना बोले, क्योंकि जो सीन हुआ था उसके बारे में मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। अब इस स्टोरी को सुन के प्रिंस कहता है कि अच्छा तो ये रीजन है, तुम्हारे पड़ोसियों ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की। अब देखो यार, इसे बीच बीच बोलना बड़ा अजीब लग रहा है। इसका नाम एना है तो हम लोग इसे एना कहेंगे। एना ने कहा कि नहीं, उन्होंने मेरे बारे में रिपोर्ट नहीं किया, मेरे बारे में रिपोर्ट करने वाला मेरा पिता था। अगली सीन में टकला वहां पे कटप्पा वहां पे पैदा हो जाता है। भाई कटप्पा कहता है कि महाराज आपने देखा ना, उसने खुद कन्फेंस किया है तो इसे जल्दी से मारो ना। इस पे रोलैंड कहता है कि नहीं अभी नहीं, आखिर मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज है जो इन बच्चों को डरा रही है। वो उस विच की पावर देखना चाहता था। इस पे एना कहती है कि अच्छा तो तुम उस डीमन की पावर देखना चाहते हो जिसके बारे में इतने चर्चे हैं। इस पे प्रिंस कहता है कि हाँ मैं देखना चाहता हूँ। एना कहती है कि इस लॉकेट की वजह से मैं आपको विच की पावर नहीं दिखा सकती। आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इस लॉकेट को हटा दो, और अगर आपने इस लॉकेट को हटाया तो हो सकता है कि आप भी मारे जाओ। सोच लो प्रिंस। रोलैंड उसके आगे आता है और उस लॉकेट को हटा देता है और कहता है कि अब तुम दिखा सकती हो अपनी पावर। तो जिस पे एना पीछे हटती है और धीरे धीरे अपनी आग को इग्नाइट करती है और देखते ही देखते उसकी चारों तरफ आगों की लपट पैदा हो जाती है। ये देख के प्रिंस काफी हैरान होता है। हालांकि वो एना से काफी दूर होते हैं बट उन्हें भी गर्मी महसूस होती है। ये गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आग की लपटें एना को घेर लेती हैं। ये सीन देख के कार्टर प्रिंस को पीछे हटाते हुए कहता है कि प्रिंस ध्यान से। रोलैंड यही सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये है पावर विच की। एना की इस पावर से जेल की सलाखें भी पिघल गई होती हैं। ये सीन देख के कार्टर और कटप्पा कहते हैं कि महाराज के नजदीक मत आना तुम भी। हमें एना को दिखाया जाता है जो कि आग की लपटों में घिरी होती है और वो खुद जल नहीं रही होती है उस आग से। ये देख के प्रिंस सोचता है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो लोग बोलते थे कि आग उसे नहीं जलाती। अगले पल एना शांत हो जाती है और आग भी बुझ जाती है। अब ये सीन देख के कार्टर और कटप्पा कहते हैं कि क्या ये खत्म हो गया, जबकि प्रिंस आगे बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में एक्चुअली में मैजिक एग्जिस्ट करता है और हमारा एमसी एक इंजीनियर है। तो आप लोग समझ ही जाओ वो उसका दिमाग क्या सोच रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि इस आग की वजह से हम क्रांति ला सकते हैं इस युग में भी। इस मैजिक की वजह से वो इस दुनिया में इस युग में भी काफी सारी चीजें बना सकता है, जिसमें इंजन हो गया, कारखाने हो गए। इस लड़की को पता ही नहीं है कि ये कितना अनमोल खजाना है। एना कहती है प्रिंस से कि आप मेरी पावर को देख के सेटिस्फाई हो गए। अब जबकि आपने ये सारी चीजें देख ली
हैं तो अब तो आप मुझे मार सकते हो ना। प्रिंस अपना कोट निकालता है और उसे एना की तरफ फेंकता हुआ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा लेडी एना। हालांकि एना इस बात को सुन के शॉक होती है। प्रिंस अपनी बात को क्लियर करते हुए कहता है कि मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें हायर करूंगा। अब अगले पल हमें एक घर को होता है और हमें दिखाया जाता है बॉर्डर टाउन कास्टल का गवर्नमेंट अफेयर ऑफिस, जहां पे कटप्पा रिपोर्ट कर रहा होता है प्रिंस को। प्रिंस पूछता है कटप्पे से कि क्या मैंने जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दिए थे उसने वो सेटल कर दिए हैं। इस पे कटप्पा बोलता है कि आपके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक विच को दोपहर तक हमें लटकाना पड़ेगा फांसी। महाराज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले एक विच को बचाना चाहते हो और वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कटप्पा सोचता है ये बोलते हुए कि महाराज पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। प्रिंस कहता है कि तुम्हें मेरे इस डिसीजन पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुम देखो तो जो बीचेस हैं वो कोई डीमन, घोस्ट और या मॉन्स्टर नहीं है। इस पे कटप्पा कुछ कहना चाहता है। वो कहता है कि पर महाराज, पर प्रिंस उसे बात पूरी करने नहीं देता। वो कहता है कि कटप्पे क्या तुमने ये फील किया है? मुझे एक बात बताओ, बॉर्डर टाउन जो है वो क्या बहुत अच्छी जगह है? इस पे कटप्पा कहता है कि नहीं, ये ज्यादा अच्छी जगह नहीं है। इस पे प्रिंस कहता है कि नहीं, ये ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ही वाहियात जगह है, बहुत घटिया जगह है। तुम्हें लगता है कि हम अपने दूसरे भाई और अपनी सिस्टर की मिलिट्री स्ट्रेंथ से बच पाएंगे? कद्दू मेरा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग जीरो वटा सन्नाटा हैं। हमारे पास सेना नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास सिविलाइजेशन स्टेबल नहीं है और तुम लोगों को बीच बीच खेलना है, इसलिए मैं अपना तरीका बदलना चाहता हूँ। कटप्पा प्रिंस की बात को सुन रहा होता है ध्यान से और वो चौंकता हुआ देखता रहता है, बस सुनता रहता है। प्रिंस कटप्पा को निर्देश देता है कि एना कहाँ है, एना को बुलाओ, उसे बताओ कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेड एना को नहला रही होती है। मेड उसे कपड़े देते हुए कहती है कि योर हाइनेस ने कहा है कि आपको ये कपड़े ट्राई करने चाहिए। कपड़े को देख के एना शर्माती हुई सोच रही होती है कि क्या मुझे ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। अगले पल हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एना आगे बढ़ रही होती है और एक अनाउंसमेंट होती है कि लेडी एना, प्रिंस रोलैंड आपका वेट कर रहे हैं, आप इस रास्ते से होते हुए जाइए। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कटप्पा दिखाया जाता है जिसके बाहर कार्टर और एमसी खड़े होते हैं और एमसी सोचता है उस घर को देखते हुए कि मैंने इस लकड़ी के घर को बना लिया, बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पे एना अपनी प्रैक्टिस कर सकती है। तभी कार्टर अनाउंस करता है कि प्रिंस लेडी एना आ चुकी है। हमें लेडी एना को दिखाया जाता है जो कि मेड आउटफिट में बहुत क्यूट लग रही होती है। एना को मेड आउटफिट में देखते हुए प्रिंस सोचता है कि मैंने बर्कर के कपड़े भी ट्राई किए थे बट वो काफी बड़े हुए इसे, और जादूगरों के कपड़े के बारे में मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है, तो मैंने सोचा मेड आउटफिट इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी और ये डिसीजन मेरा अच्छा भी हुआ, काफी क्यूट लग रही है। एमसी पूछता है एना से कि क्या ये कपड़े तुम्हें फिट आए हैं। अब यहाँ पे सीन कट। एना पूछती है प्रिंस से कि आपने मुझ जैसी एक बीच को आखिर क्यों बचाया? आपको मेरे इस डिमोनिक पावर से डर नहीं लगता कि मैं आपको खत्म कर सकती हूँ या फिर किसी और को भी हानि पहुंचा सकती हूँ? इस पर प्रिंस कहता है कि नहीं, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, मुझे ये विश्वास है कि तुम्हारी जो ये पावर है वो किसी डीमन से नहीं आती और लोग तुमसे घबराते इसलिए हैं क्योंकि वो तुम्हारी इस पावर के बारे में नहीं जानते। प्रिंस आगे हाथ बढ़ाता है एना की तरफ और कहता है कि मुझे किसी भी बंदे की बात पे विश्वास नहीं है, वो जो कहना चाहते हैं वो कहते रहे, पर मुझे ये बात पता है कि ये जो भी पावर है वो तुम्हारी खुद की है। एना थोड़ी ब्लश करती है और उसके बाद प्रिंस के हाथ को थाम लेती है और इस पे प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूंगा तुम्हारी इस पावर को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे एना फुल कंट्रोल कर रही होती है अपनी पावर को, हालांकि वो थक गई होती है। इस पे प्रिंस कहता है कि क्या तुम अभी भी प्रैक्टिस करना चाहोगी? इस पे एना अपनी पावर को फिर से अनलीश करती है और प्रैक्टिस करना चालू कर देती है। उसकी प्रैक्टिस को देखते हुए प्रिंस सोचता है कि जितना मैंने सोचा था इतना आसान नहीं होने वाला। एना प्रैक्टिस कर रही होती है और प्रैक्टिस के बीच में वो नोटिस करती है कि उसके कपड़े जल रहे हैं। अब इस सीन को देखते हुए एमसी अपना मुंह फेर लेता है और कहता है कि शुक्र है मैंने इसके लिए काफी ज्यादा मात्रा में बेकार वाले कपड़े दे दिए थे इसे, अगर मैं इसे मेड आउटफिट दे देता तो ये तो पता नहीं कितने कपड़े जला देती। तभी वहां कटप्पा आता है और वो कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट आपको रिपोर्ट करना है। ओ तो प्रिंस आप यहाँ पे हो? कटप्पा बताता है कि ट्रोलिंग स्क्वाड ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें डिमोनिक बीस्ट के ट्रेसेस मिले हैं और डीमन हो सकता है कि इस साल ज्यादा जल्दी आ जाए हमारे शहर में। जिसे सुन कार्टर और एना शॉक में होते हैं जबकि प्रिंस ज्यादा कंफ्यूज नहीं दिखता कि अरे यार ये क्या चल रहा है। प्रिंस पूछता है कि आखिर ये डीमन का मंथ क्या है? कटप्पा कहता है कि हर साल जब पहली बर्फ गिरती है उसके बाद सूरज बिल्कुल धुंधला हो जाता है, उस समय हेल का गेट खुल जाता है। हमारे पास टाउन को गार्ड करने के लिए इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम अपनी पब्लिक को दूसरे शहर यानी कि लोंगसोंग में माइग्रेट कर देते हैं। पूछता है कि क्या इससे पहले तुमने कभी ये हेल का गेट देखा है? कटप्पा कहता है कि एक नॉर्मल इंसान इन गेट को नहीं देख सकता, ये गेट जो है वो पहाड़ों में ओपन होते हैं। आप गेट देखने की बात कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो उन पहाड़ों के नजदीक
नजदीक भी नहीं जा सकते जहाँ पे वो गेट ओपन होते हैं। अगर हम गए तो हमें वो ईबल माजमा से इफेक्ट कर देंगे। प्रिंस पूछता है कि पर क्या? पर एक बीच उन गेटों को देख सकती है। प्रिंस पूछता है कटप्पा से, अच्छा ठीक है गेट तो तुमने नहीं देखा, पर इससे पहले तुमने कभी डेमोनिक बीस्ट को देखा है? कटप्पा कहता है कि ना, इससे पहले मैंने कभी भी डेमोनिक बीस्ट को नहीं देखा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही पहली बार इस बॉर्डर टाउन में आया हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे किंगडम में कुछ लोग हैं जिन्होंने इन सच्चे डीमन बीस्ट को देखा है। सोचता है कि हर साल हमें माइग्रेट करना पड़ता है दूसरी जगह पे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस टाउन को डेवलप कब करूंगा? अब तुम लोगों की बातों को सुन के मुझे इस बात का तो यकीन हो गया है कि अगर लोंगसोंग टाउन इन डेमोनिक बीस्ट को हैंडल कर लेता है तो इसका मतलब ये डेमोनिक बीस्ट अमर नहीं है, इन्हें हराया जा सकता है। कटप्पा जी मुझे ये बताइए, अगर लोंगसोंग टाउन वाले इन डेमोनिक बीस्ट को हरा सकते हैं तो हम अपने टाउन में इन्हें क्यों नहीं हरा सकते? कटप्पा बोलता है कि लोंगसोंग के पास काफी स्ट्रॉन्ग ह्यूज वॉल्स हैं और उनके पास ड्यूक रियान के इलाइट सैनिक भी हैं जो कि वहीं पे पहरादारी करते हैं। हम अपने इस छोटे से टाउन को उस बड़ी सिटी से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब इन बातों को सुन के एमसी सोचता है कि हमारे टाउन की जो पोजीशन है, एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ माउंटेन है जहां पे हेल गेट ओपन होते हैं, तो हम केवल एक चारा है उनके लिए। एमसी कहता है कटप्पा से कि अपने लोगों को इकट्ठा करो जिसमें कि गार्ड और हंटर्स भी हों। इन लोगों को यहाँ पे रहते हुए 5 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है, इनसे बढ़िया कोई चॉइस हो ही नहीं सकती डेमोनिक बीस्ट से लड़ने के लिए। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है पार्क का सीन जहाँ पे प्रिंस और एना बैठी होती है, जहाँ पे प्रिंस पी रहा होता है, जूस ही बोल लो, जूस पी रहा होता है और एना खा रही होती है पेस्ट्री। प्रिंस जूस का गिलास नीचे रखते हुए एना से पूछता है कि एना तुम डेमोनिक मंथ के बारे में कुछ बताना चाहोगी? एना बताती है कि ये जो डीमन मंथ है ये हर साल में आने वाला एक भयानक सपने की तरह एक्सपीरियंस देने वाला चीज है और इस नाइटमेयर की कीमत होती है जान। एना बताती है कि योर हाइनेस, जैसा कि आपको पता ही है मेरे पिता एक माइनर हैं और यहाँ पर हमारे टाउन में ज्यादातर लोग काफी मेहनत करते हैं अपनी पूरी जिंदगी में। हर साल जब ये मंथ आता है तो हम पड़ोस के सिटी में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं जो कि हमें सुरक्षा देने के बदले कुछ फूड और गोल्ड कॉइन लेते हैं। डीमन मंथ के दौरान हम एक ही जगह पे अपनी पूरी सर्दियां काटते हैं जब तक ये खत्म ना हो। ये डीमन मंथ ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक भी चल लेता है और इससे ज्यादा भी हो जाता है। जितना भी हम लोग ओरे या फिर गोल्ड उन्हें देते हैं, यानी कि लोंगसोंग गवर्नमेंट को वो सिर्फ हमें 3 महीने का राशन देता है, वो भी पेट भरने के लिए नहीं होता, बस जिंदा रहने के लिए होता है। अगर ये डीमन मंथ चौथा महीना भी लांग देता है तो चौथे महीने का खाना हमें नहीं दिया जाता। अगर ओरे मिलेगा या गोल्ड उन्हें दिया जाएगा तभी वो हमें खाना देंगे, नहीं तो नहीं देते। अब जब डीमन मंथ खत्म नहीं होता तो हम मजबूरी में वहीं पे रहने के लिए विवश हो जाते हैं, हम बाहर तो जा नहीं सकते। और इस सिचुएशन का फायदा वो लोग उठाते हैं जो कि ज्यादा ताकतवर हैं, वो कमजोरों को दबाते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं। बहुत से लोग तो भूख से ही मर जाते हैं। अब इस आप बीती को सुनने के बाद प्रिंस कहता है एना से कि ये समय तुम्हारा और तुम्हारे पिता के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। एना कहती है कि उस खराब माहौल में भी मेरे पिता मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे 25 गोल्ड रॉयल्स के लिए। इस गोल्ड के लिए उन्होंने मुझे भी त्याग दिया। प्रिंस टेबल पे हाथ मारता है और कहता है कि ऐसी सिचुएशन अब दोबारा कभी नहीं होगी और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। प्रिंस वहां से जाने लगता है और कहता है कि कटप्पा कहाँ है, उसे मेरे पास भेजो और उससे कहो कि जो चीजें मैंने मैटर सोल्व करने के लिए उसे कहा था क्या उसने सोल्व किया। अगले सीन में हमें प्रिंस के ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे कटप्पा और कुछ सेना गार्ड होते हैं वहां पे। प्रिंस पूछता है कि क्या मैं जिन बंदों के बारे में जानना चाहता था ये वही है? इस पे कटप्पा कहता है कि हाँ जी बिल्कुल ये वही बंदे हैं, एक का नाम ग्रे डॉग है और दूसरे का नाम ब्राइन है। ये दोनों बीकर टाउन ऑफ नॉर्थ स्लोप के एरिया को गार्ड करते हैं। ये दोनों बॉर्डर टाउन के पेट्रोल स्क्वाड के कैप्टन हैं और ये वो हंटर है जिसने पहले भी डेमोनिक बीस्ट से फाइट किया है। फाइट के दौरान डेमोनिक बीस्ट ने इसके चेहरे पे ये चोट भी दी। अभी एक सैनिक घबराता हुआ कहता है कि प्रिंस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली स्नो गिर गई है और जिसकी वजह से बीकन टावर से आगे कुछ भी हलचल नहीं देख पा रहे हम लोग। अगर ऐसा ही सीन चलता रहा तो हमें डेमोनिक बीस्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि वो कब प्रकट हो जाएंगे। अब इस सिचुएशन को देखते हुए हमने बीकन की लाइट को जला दिया जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि अब खतरा हमारे सिर पे मंडरा रहा है और उन्हें शहर खाली करने का समय मिल जाए। प्रिंस पूछता है कि अब जब तुम तीनों यहाँ पे हो तो मुझे उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताओ कि वो बीस्ट कैसे होते हैं, क्या वो ज्यादा खूंखार होते हैं क्या? इस पे एक गार्ड कहता है कि हाँ वो हमें मार सकते हैं और हम भी उन्हें मार सकते हैं क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी जो एनिमल्स होते हैं वही होते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो गेट के जो माजमा होती है, ईवल वाली पावर होती है, उससे वो पोजेस हो गए होते हैं और उन्हें कुछ सेंस नहीं होता, वो बस खूंखार बन गए होते हैं, बस मारने को उतारू हो जाते हैं। हर साल जब ये डीमन महीना खत्म हो जाता है तो लोंगसोंग के जो ट्रूप्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं और उन एनिमल्स को खदेड़ देते हैं, मार देते हैं जो बाकी बचे हुए होते हैं। तभी रूम में एक आवाज गूंजती है जोर से, वो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। वो बंदा जोर से बोलता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रिंस की
इससे पहले भी मैंने काफी डेमोनिक बीस्ट को मारा है, 2 से ज्यादा को मारा है मैंने। ये सुन के कटप्पा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है उस हंटर को। वो हंटर प्रिंस के सामने ग्रीटिंग करता है और उस बंदे यानी कि उस शिकारी को देख के प्रिंस उसके ऑरा को सेंस करते हुए सोचता है कि इसके ऑरा को देख के लग ही रहा है कि ये बंदा डेफिनेटली बीस्ट को मार सकता है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी फुल बाहुबली टाइप की है। कटप्पा उस शिकारी को देखते हुए कहता है कि भांजे तू अभी मरा नहीं। कटप्पा प्रिंस को बताता है कि ये हंटर जो है इसका नाम आयरन एक्स है और इसके बारे में ये भी रूमर्स बहुत फैले हुए हैं कि ये मोजिन क्लैन से ताल्लुक रखता है। प्रिंस उससे पूछता है कि तुमने पहले भी डीमन बीस्ट को मारा है? तो इस पे शिकारी कहता है कि हाँ, मैंने एक वाइल्ड वॉर को मारा है और एक वुल्फ स्पीसीज को। प्रिंस पूछता है कि स्पीसीज से तुम्हारा क्या मतलब है? इस पे हंटर कहता है कि स्पीसीज से मेरा ये मतलब है कि उन्हें क्लासिफाई यानी कि उन्हें उनकी स्पीसीज के तौर पे उन्हें अलग अलग बांटा गया है। वो हैं तो ऑर्डिनरी एनिमल ही फॉरेस्ट के, पर वो इवल बन जाते हैं हेल के माजमा से, जिसके कारण वो काफी खूंखार हो जाते हैं और उस सिचुएशन में उनसे डील करना काफी मुश्किल होता है। हंटर काफी सोचते हुए प्रिंस को बता रहा होता है कि वुल्फ स्पीसीज की बात कर लो तो जब उनपे वो माजमा इफेक्ट करती है तो वो बहुत पागल, खूंखार और मारने में उतारू हो जाते हैं। अगर उनको मारना हो तो हमें पहले ही ट्रैप बनाना पड़ेगा। अब मैं बोर स्पीसीज की बात करूं यानी कि सुअर की बात हो रही है, तो सुअर की प्रजाति की बात करूं, माजमा इफेक्ट के बाद सुअर की जो चमड़ी होती है वो इतनी टफ हो जाती है कि 50 मीटर से नजदीक से अगर हम क्रॉसबो चलाएंगे ना तभी उसे चोट हो सकती है, वो मर नहीं सकता। फिर भी प्रिंस शिकारी की बात को सुनता है और फिर कहता है कि जो स्ट्रोंग है वो और स्ट्रोंग हो जाता है और जो तेज है वो और भी तेज हो जाता है, पर है तो वो फिर भी एनिमल्स ही। इस पे शिकारी कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वो इतने खतरनाक एनिमी नहीं है। सबसे खतरनाक जो एनिमी है हमारा वो है मिक्स्ड स्पीसीज के डेमोनिक बीस्ट। प्रिंस ये बात को सुन के चौंकता है और हंटर अपनी बात पूरी करता है। वो बोलता है ये मिक्स स्पीसीज के जो बीस्ट रहते हैं उन्हें देख के बस यही बोलना चाहता हूं मैं कि वो हेल से उतरे हुए बीस्ट ही लगते हैं पूरे। मैंने सिर्फ एक ही ऐसा अजीब जीव देखा है जिसका शरीर अलग अलग जानवरों जैसा मजबूत था, उसके पीठ पर पंखों का एक जोड़ा था और वो थोड़ी दूर तक उड़ भी सकता था। इसके अलावा ऐसा लगता था कि उसे हर बात का पता चल जाता है कि मैं कहां हूं और चाहे कहीं भी छिप जाऊं हमेशा मुझे ढूंढ ही लेता था। मैं बेहोश होने से पहले नदी में कूद कर ही बच पाया। हंटर की बात को सुन के सोच रहा होता है कि ये एक कल्पना जैसा ही लग रहा है। एक मजबूत दीवार सभी आम शैतान जानवरों को तो रोक सकती है, लेकिन जो उड़ सकते हैं उनका क्या? फिर एमसी पूछता है कि जो मिक्स स्पीसीज होती है वो तो काफी कम होता होगा ना? इस पे चीफ नाइट जवाब देते हुए कहता है कि महाराज, दानवों के हर महीने में से वो जो मिक्स स्पीसीज वाले जो बीस्ट होते हैं वो 2 या 3 से ज्यादा नहीं होते। अगर लॉन्गसोंग स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं कर पाता है तो उस साल बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। प्रिंस काफी हैरानी से सोचते हुए कहता है कि इसका मतलब ये सब कुछ सच होता है। अगले पल प्रिंस काफी जोश से टेबल पे थपकी मारता है और कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि इस साल मैं बॉर्डर टाउन में ही रहूंगा। प्रिंस की ये बात को सुन के कार्टर और कटप्पा दोनों हैरान हो जाते हैं। कटप्पा चिल्लाते हुए कहता है कि ये ऐसी चीज नहीं है जो आपसे हैंडल होगी हाइनेस। जो वाइल्ड वॉर की स्पीसीज है वो खाली उसी को संभालने के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड ट्रूप्स की जरूरत पड़ती है। इस पे कार्टर कहता है प्रिंस से कि सर जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग उन डीमन बीच से जीत सकते हैं, क्योंकि हमारी सिटी के साइड में ना तो वॉल से हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, ना तो हमारे पास सेना है इतनी जो कि उन डीमन बीच से हमें बचा सके। हम लोग नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे सारे के सारे। इस पर प्रिंस कहता है कि कैसा हो कि मैं एक बढ़िया दीवार तैयार कर दूं आप लोगों के लिए। कैसा हो अगर मैं एक दीवार बनाऊं नॉर्थ स्लोप माउंटेन और क्यूसी रिवर के बीच में? कार्टर कहता है कि प्रिंस, आप बेवकूफ मत बनाइए और ना बनिए, क्योंकि आपको पता ही होगा एक वॉल बनाने में कितना टाइम लग जाता है। हमारे पास अभी बस 4 महीने से भी कम समय बचा है और आपको लगता है कि आप ऐसी दीवार बना पाओगे सराउंडिंग हमारे टाउन में, जो कि मुझे लगता है कि हम लोग अगर काम शुरू करेंगे तो 4 साल में बन नहीं पाएगी। प्रिंस कहता है कि तुम्हें इतना जल्दी ना किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। अगर हमारी दीवार टाइम पे नहीं बनी तो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑर्डर फॉलो करूंगा और तुम्हारे साथ लॉन्गसोंग टाउन में चल पड़ूंगा। मुझे भी यहाँ मरने का कोई शौक नहीं है। इस पे कार्टर रिस्पेक्ट शो करता है और कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्रास स्टाइल ब्लू वाटर पोर्ट को, जहाँ पे प्रिंसेस होती है जो कहती है कि इस समुद्र की ठंडी हवा से पता चल रहा है कि विंटर आने वाली है। वो अपने पीछे खड़े लड़के से कहती है, राइन मुझे ये बताओ ब्लैक सेल फ्लीट कब वापस आ सकता है? इस पे रैन रिस्पेक्ट शो करते हुए कहता है कि अगर रास्ते में सब सही हुआ तो उन्हें यहाँ आने में 3 दिन का समय लग जाएगा। इस पे प्रिंसेस कहती है कि ये इस साल की आखिरी यात्रा है, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे लिए एक अच्छा सरप्राइज लाएंगे। हालांकि हमें अभी तक डिटेल में नहीं बताया गया है कि ये ब्लैक सेल फ्लीट है। प्रिंसेस कहती है कि अगर आप सोने के सिक्के अलमारी में छिपा के रखेंगे तो वो सिर्फ पत्थर ही जैसे रहेंगे, लेकिन जब आप उन सोने के सिक्कों को खर्च करेंगे तो उनकी असली
कीमत पता चलेगी। चलो अंदर रूम की तरफ चलते हैं। यहाँ हवा जो है ना वो और तेज होती जा रही है। अंदर जाते हुए राइन पूछता है प्रिंसेस से कि योर हाइनेस, मैं एक बात समझ नहीं पाया, आप ये सब पहले ही कैसे जान पाए जबकि राजा ने अभी तक सिंहासन के लिए लड़ाई की घोषणा भी नहीं की थी। प्रिंसेस कहती है मुझे नहीं पता था कि पिता सिंहासन के लिए लड़ाई के बारे में सोचेंगे। इस तरह का प्यार अपने प्यारे दूसरे बेटे के लिए रास्ता बनाने में मदद करेगा। जो इंसान अपनी सिटी को अच्छे से चलाएगा डेफिनेटली वही थ्रोन पे बैठेगा। मुझे लगता है कि जब तुम ब्लैक सेल के प्लान से रूबरू होगे तो तुम समझ सकते हो कि उसकी जरूरत क्यों है। राइन ओ अच्छा, तो ब्लैक सेल फ्लेट एक इंसान ही है मेरे को लग रहा है, जो कि प्रिंसेस के पास आ रहा है कुछ प्लान लेके। राइन सोचता है कि तो यही वजह है कि आपका बेड़ा सिर्फ दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं बनाया गया है बल्कि टैक्स लगाए बिना जोड़ने की इजाजत देता है। जब से ब्लैक सेल जो है उसका प्लान को कमांड मिली है तब से उसने काफी अनुभवी योद्धाओं और लोगों का समर्थन हासिल किया है। ये सोच सिर्फ ग्रासियल की थर्ड प्रिंसेस ग्रासिया बिम्डन की ही हो सकती है। ये सुंदर तीसरी राजकुमारी जिसने अपनी काबिलियत और ताकत के दम पर सिंहासन पर कब्जा करना है। तभी प्रिंसेस ग्रासिया कहती है कि ओ हाँ, उन बातों को पहले किनारे रखो, मैंने सुना है कि वो छोटी मोटी तरकीबें फेल हो गई हैं। राइन कहता है कि हाँ, सिर्फ बॉर्डर टाउन से ही खबर आ रही है कि पिल फेल हो गई है, बाकी सब जगह से कोई खबर नहीं है। अगर कहीं और से कोई खबर नहीं मिल रही है इसका मतलब वो सारे के सारे बंदे मेरे भाई द्वारा मारे गए हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि हमारा फोर्थ ब्रदर जो है वो भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। किंगफिशर ने सीक्रेट लेटर में मुझे बताया था कि प्रिंस को पिल खाते हुए उसने खुद देखा। फेलियर तो फेलियर ही होता है। मैं अब कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती। जब डीमन मंथ आएगा और मेरा ब्रदर जो है वो लोंगसोम में रेफ्यूजी बनेगा तो मैं चाहती हूँ कि इस अटैक के दौरान तुम किंगफिशर को बोलो कि तू अपनी चाल चले। वो इस मौके का फायदा उठा सकता है। इस पर राइन हामी भरता है। जो पिल मैंने इस बार खरीदी है एल्केमी मास्टर से, उसका ना तो टेस्ट है ना ही वो स्मेल करती है और एकदम मुंह में घुल जाती है। अब उसका बचना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो है ना वो रोलैंड की सिस्टर है और इसी ने प्लान बनाया था। इसने दवाई खिलाई थी रोलैंड को जिससे कि वो मर चुका है, बट उसकी जगह पे हमारा एमसी आ चुका है दुनिया से। बट ये बात इनको मालूम नहीं है। ये सोच रहे हैं कि ये फेल हो गए उसे मारने को। थ्रोन का चक्कर बाबू भैया, थ्रोन का चक्कर बहुत गंदा है ये। प्रिंसेस काफी सिग्मा तरीके से बोलती है कि जिसने पिछली बार दवाई बनाई थी जो एल्केमिस्ट था उसे लटका दो। अगले सीन में हमें एना को दिखाया जाता है जो कि भेड़ों के साथ बैठी होती है। काफी अच्छी सीनरी है वैसे। और वहां पे एक टीचर आता है जो कहता है कि एना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने किताबें पढ़ ली। एना कहती है हेलो टीचर कार्ल वैन वाटे, बहुत लंबा नाम है, इसे हम बाटे ही बोलेंगे। तभी उस याद में या उस सीन में क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो शीशे की तरह टूट जाते हैं टीचर के सामने। टीचर काफी हैरान होता है। उसके सामने बहुत बंदे खड़े होते हैं और वो कहते हैं इसे लटका दो, इसे मार दो, ये बिच है, ये डेविल है, ये मॉन्स्टर है। बाटे पीछे मुड़ के देखता है तो सामने एक लड़की को या एक लाश लटक रही होती है। बाटे ये देख के बहुत घबरा जाता है। वो अपने फेस को अपने हाथों से कवर करके कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। वो गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि अरे मुझे ये एना को फांसी देने वाला फिर से सपना आया। मास्टर सोचता है कि अगर एना जैसी पवित्र लड़की को भी ऐसा बिच घोषित किया जा सकता है तो वो अधिकारी कैसे ग्रेड देते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। हम उन अधिकारियों को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, वो नरक से आए शैतान होने चाहिए। दूसरी जगह वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर वे पत्थर की जगह दूसरा मटेरियल इस्तेमाल करके कुछ सोने की सिक्कों को बचाने की कोशिश ना करते तो वो नया थिएटर की बिल्डिंग बनाते समय ढहती नहीं और हमारे 30 लोगों की जान नहीं जाती। हमें तो उन लालची लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए, ना कि एना जैसी शरीफ लड़कियों की। लेकिन इस राज्य ने उन्हें वो न्याय नहीं दिया जिसके वे हकदार थे, बल्कि निर्दोष पत्थर कारीगरों के संघ को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मास्टर बता रहा होता है कि हमारे शहर में आखिर चल क्या क्या रहा है। भारी कर लग रहे हैं, संसाधनों का आसमान वितरण हो रहा है, सार्वजनिक सुरक्षा का कोई पता ही नहीं है। एक निर्दोष और भ्रमित लड़की को शैतान की उपलब्धि देकर उससे क्रूरता से फांसी पे चढ़ा देना, बस यही काम हो रहा है यहाँ पे। मास्टर भगवान को कोस रहा होता है और भगवान को संबोधित करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें अच्छे और बुरे में फर्क करना भी भूल गए हो क्या। तभी मास्टर का ध्यान एक लड़की की तरफ जाता है जो कि कुछ बोल रही होती है। वो लड़की टीचर की तरफ आती है और कहती है कि टीचर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है अपने शरीर के साथ। वो लड़की टीचर से काफी दुखी मन से बोल रही होती है कि क्या मुझे भी एना की तरह फांसी पे लटका दिया जाएगा। इस पे टीचर काफी घबराते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में वो मास्टर बाजार से गुजरते हुए सोच रहा होता है जब पत्थर के कारीगरों पे बात आई तब भी मैं उनका पक्ष नहीं ले पाया और जब एना को फांसी की सजा दी गई तब भी मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ था। अब नाना के साथ मैं ऐसी बेरुखी नहीं करना चाहता, मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। इससे हमें पता चलता है वो लड़की जो घर पे बात कर रही थी उसका नाम नाना है। तभी वो भीड़ से आते हुए शोर को नोटिस करता है।
भीड़ बोल रही होती है कि ये बहुत खास मौका है और हम इसे छोड़ नहीं सकते। भीड़ बात करती है कि फोर्थ प्रिंस को इस समय ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम जानते हो, जिसमें कि मड क्राफ्टमैन, हैंडीमैन और भी जो भी कारीगर हैं उनकी जरूरत है। ये बात सच्ची है या झूठी है? क्या वो हमें रहने के लिए कोई शेल्टर या फिर खाना देंगे और दिन का कितना पगार भाई तू इस बारे में सोचना भी मत, तुझे तो कुछ आता भी नहीं है बनाने। हमें एक नोटिस बोर्ड को दिखाया जाता है जिसमें कि लिखा होता है कि जो भी काम कर सकता है उसे नियुक्त किया जाएगा। मड क्राफ्टमैन जो होंगे जिनकी एज लिमिट 18 साल से ऊपर होगी, उनकी पेमेंट 45 ब्रॉन्ज पर डे की होगी, जबकि हैंडीमैन जो होंगे मेल 18 साल से ऊपर उनको दिन में 12 ब्रॉन्ज पर डे दिया जाएगा। और जिनके पास भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको एक खास अवार्ड दिया जाएगा और एक ऑफिशियल पोजीशन भी दी जाएगी। टीचर की आंखें ये अनाउंसमेंट देख के अटक जाती है। टीचर सोचता है कि मैंने राजकुमार के बारे में काफी सारी चीजें सुनी है कि उनकी सोच जो है वो ऑर्डिनरी पीपल से ज्यादा हाई है और वो भी होली चर्च को लाइक नहीं करते। पर मेरा सोचना व्यर्थ भी हो सकता है क्योंकि आखिरकार वो विचेस को फांसी पे चढ़ाई देंगे। टीचर सोचता है कि अब मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं प्रिंस को एक उम्मीद के तौर पर रख सकता हूँ क्योंकि उन्हें भी चर्च से लगाव नहीं है। टीचर सोचता है कि एना मर चुकी है, उसे फांसी दे दी गई है, जबकि एना अभी मरी नहीं है। वो सोचता है कि एना जो कि मर चुकी है और नाना जो कि अभी जिंदा है, मुझे नाना को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हमें कार्टर और प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि उस दीवार की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे उन्हें कंस्ट्रक्शन करना होता है। इस पे कार्टर कहता है कि योर हाइनेस आपको कितनी लंबी चौड़ी दीवार चाहिए? यहाँ पे प्रिंस कहता है कि मुझे इतनी चौड़ी दीवार चाहिए जिसमें से कि 4 अगर इंसान गुजरे तो वो गुजर सके बीच में से। इस पे कार्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें दीवार के ऊपरी हिस्से को स्थिर रखने के लिए एक व्यक्ति की ऊंचाई जितनी गहरी खाई खोदनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर दीवार का ऊपरी भाग 6 फुट चौड़ा है और दीवार 15 फुट चौड़ी है तो दीवार के निचले भाग की चौड़ाई कम से कम दुगनी होनी चाहिए। यदि खाई खोदने और दीवार बनाने का काम एक ही समय पर शुरू हो जाए और आप मुझे 350 कारीगर दे दे तो मैं अधिकतम यह गारंटी दे सकता हूं कि अगले साल के राक्षस महीने तक मैं उसे पूरा कर पाऊंगा। प्रिंस कहता है तो इसमें समस्या क्या आ रही है? इस पे कार्टर कहता है कि मुख्य समस्या यह है कि दीवार की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पत्थर को ठीक से चुनकर पीसना आवश्यक है, अन्यथा वो आपस में जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उनका। प्रिंस कहता है कि मैं तुम्हारे इस प्लान को समझ सकता हूँ, जिसमें हमें खुदाई और वॉल बनाने का काम एक ही समय पे करना पड़ेगा। अब इस वॉल को बनाने के काम में तुम्हें ज्यादा चिंता लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे एल्केमिक वर्कशॉप का जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है सीमेंट, वो तुम्हें सरप्राइज कर देगा। इस पे कार्टर काफी हैरान होकर बोलता है सीमेंट वो क्या? अब यहाँ से सीन कट होके हमें दिखाया जाता है बॉर्डर टाउन सीमेंट वर्निंग रूम को, जहाँ पे प्रिंस और कार्टर बाहर खड़े होते हैं। कार्टर पूछता है प्रिंस से कि क्या ये वही रूम है जहाँ पे वो जो आपने बताया था सीमेंट वो बन रहा है? सोच रहा होता है कि सीमेंट बनाने को जो चीजें लगती हैं वो तो हमारे बॉर्डर टाउन में आराम से प्रोवाइड हो जाएंगी, पर मेन दिक्कत जो है वो है सीमेंट बनाने में लगने वाला टेम्परेचर। सीमेंट बनाने में लगने वाला टेम्परेचर के बारे में याद नहीं रहा कि कितने टेम्परेचर में सीमेंट बनता है और ऊपर से इस दुनिया में ऐसा कोई टूल नहीं है जहां पे मैं टेम्परेचर मेजर कर सकूं। अगले पल हमें एना को दिखाया जाता है जो कि डोर में से झांक के बाहर देख रही होती है। प्रिंस कार्टर को कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं अंदर जाके चेक करता हूँ। प्रिंस अंदर जाते हुए एना को देखते हुए सोच रहा होता है कि अब मुझे पता नहीं है कि क्या टेम्परेचर है और क्या नहीं है, मेरे को ना बस अब बीच की पावर पे डिपेंड करना पड़ेगा। है ना, जो कि बिल्कुल फटे हाल यानी कि फटे कपड़ों के साथ खड़ी होती है और प्रिंस उसे अपना कोट देते हुए कहता है कि तो कैसा रहा काम? है ना, थकी हालत में कहती है कि मैंने आपको निराश नहीं किया है महाराज। वो सीमेंट की तरफ दिखाती है और कहती है कि क्या यही चीज आपको चाहिए थी? एमसी उस सीमेंट को चेक कर रहा होता है और कहता है कि देखने में तो वैसा ही लग रहा है, अब इसे ट्राई करके ही देखना पड़ेगा, फिर ही पता लगेगा कि सीमेंट हमारा वाकई में काम करता है या नहीं। है ना, काफी हैरानी से पूछती है कि इस चीज का आखिर यूज क्या है? प्रिंस उसे बताता है कि हाउस बनाने में, ब्रिज बनाने में और यहाँ तक रोड बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है और इससे और भी बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। अगर इस सीमेंट ने अपना काम किया तो फ्यूचर में हमारे लोगों को हैवी स्नोफॉल का और रेन का डर नहीं होगा क्योंकि उनके घर नहीं ढहेंगे। प्रिंस काफी खुश होता है और एना को सहलाता है और कहता है कि ये बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग का मटेरियल्स है जो कि सिर्फ तुम्हारी वजह से बन पाया है। अगले सीन में हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि पत्थर पे सीमेंट का यूज कर रहे होते हैं और एना क्राफ्टर उसे देख रहे होते हैं बड़े हैरानी से। क्रेटन पूछता है प्रिंस से कि क्या ये सीमेंट 2 पत्थरों को आपस में जोड़ रहा है? ये देख के प्रिंस सोचता है कि ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये तो नॉर्मल क्ले से काफी अच्छा काम कर रहा है। अगले पल हम कार्टर को देखते हैं जो कि उस पत्थर को यानी कि 2 पत्थरों को अलग करने की कोशिश कर रहा होता है बट उससे होते नहीं है। प्रिंस ये सीन देख के बोलता है कि ठीक है कार्टर, अब बस रुक जा भाई मेरे, बस कर। कार्टर, तुम्हारी इस मेहनत को देख के मुझे ये बात तो पता चल गई है कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है सीमेंट बनाने का वो सक्सेस हो गया। कार्टर कहता है कि क्या ये सीमेंट का इफेक्ट है?
पिछले कल जब हमने इसे इन पत्थरों पे लगाया था तब तो ये बिल्कुल तरल अवस्था में था और अब इतना सॉलिड हो गया है ये पत्थर की तरह। अगर ये चीज हमारे पास होगी तो मैं तो भाई यहाँ से अपने टाउन से लेके किंगडम के हर कोने तक दीवार बना दूंगा जब तक हमारे पास पत्थर है। प्रिंस कहता है कि तुमने क्या इस सीमेंट को बस इतना कम आंका है? तुम चाहे जितनी लंबी दीवार बना लो पर फिर भी तुम दुश्मनों से बच नहीं सकते। मैं तो अपने टाउन में लकड़ियों के घर को हटा के बढ़िया सीमेंट वाले घर बनाऊंगा और मैं यही आशा करता हूँ कि जैसी अभी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन अगर आएगी तो हमारे जो प्रजा है, हमारी जो पब्लिक है, उनके पास रहने को घर तो होगा पक्का। प्रिंस कहता है कि अब भविष्य में मैं इन बीचेस की आर्मी बना लूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें वही सीमेंट बनाने वाला रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे मजदूर कुछ काम कर रहे होते हैं, सामान को एडजस्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें देख के प्रिंस कहता है कि हमें इन लोगों की संख्या जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। इससे जब तक एना रेस्ट कर रही है तब तक ये सामान इकट्ठा करके यहाँ पे रख दें और एना आके सीधा अपना सीमेंट बनाने का काम शुरू कर दे। प्रिंस सोचता है कि भविष्य में मुझे इस स्केल को बढ़ाना पड़ेगा और मैं अकेला एना पे इतना बोझ नहीं दे सकता। एना इतना सीमेंट नहीं बना पाएगी तो मुझे और भी बीचेस चाहिए जो कि ये काम कर पाए। मैं बीचेस को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता क्योंकि उनके हेल्प से हम इस सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बीचेस वो इंजन है जो कि इस सिविलाइजेशन को आगे खींचने का काम करेंगे। पर अगर अभी की बात करूं तो एना की वजह से ही हम लोगों को सीमेंट मिला है। अब इस सीमेंट की हेल्प से हमारा वॉल का काम बिना रुकावट हो जाएगा। कार्टर अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होता है। यहाँ पे पहले दिन हमारा जो एमसी है वो भी मजदूरों के साथ काम कर रहा होता है तो उसे देख के बाद में दिन के एंड में कार्टर बोल रहा होता है प्रिंस से कि आप भी पहले दिन काफी मेहनत की है मजदूरों के साथ। ये आपके स्टेटस को शोभा नहीं देता बट आपके इस कदम को देखते हुए मजदूरों में जोश हो गया और उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। इस पे प्रिंस कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है पर फिर भी हमने सोचा था कि हम आज वॉल की नींव रख देंगे पर नींव की जगह हमने अभी तक बस नाला ही बनाया है, इतना गहरा हुआ नहीं है वैसे हमसे। प्रिंस सोचता है कि ऐसा काम हम अपने एरिया में नहीं करते थे। आई मीन अपने वर्ल्ड में मैंने ऐसा काम नहीं किया। मेरा ज्यादातर काम होता था ब्लूप्रिंट बनाना और उसके बाद उसे सबमिट कर देना। हालांकि मैं एक इंजीनियर हूं और ऐसे काम मैं कर सकता हूं पर फिर भी मुझे यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई ऐसा प्रोफेशनल मिल जाए वॉल बनाने वाला जो कि मेरी हेल्प कर सके और मेरे इस काम को आगे बढ़ा सके। प्रिंस ये सारी बातें सोच रहा होता है तभी वहां पे आता है कटप्पा। कटप्पा कहता है कि महाराज आप यहाँ पे हो, मुझे कुछ अब रिपोर्ट करना था। प्रिंस कहता है कि हाँ बताइए। तो कटप्पा कहता है कि आपसे मिलने के लिए एक प्रोफेशनल पत्थरों का कारीगर आया है। वो बता रहा है कि वो एक प्रोफेशनल है और उसने ग्रेस्टाइल स्टोन मेंशन एसोसिएशन में काम किया है और उसके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है दीवारें बनाने का। प्रिंस कहता है कि स्टोन मेंशन एसोसिएशन ये तो काफी फेमस है ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको तो पत्थरों के बारे में और मटेरियल्स के बारे में काफी जानकारी रहती है। ये तो काफी अच्छी बात हुई कि हमें अभी जरूरत भी है ऐसे कारीगर की और वो भी प्रोफेशनल। उसे जल्दी से बुलाओ और हमारे पास लेके आओ। अगले सीन में हमें रोलैंड का अफेयर ऑफिस को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके साथ एना भी बैठी होती है जो कि बुक पढ़ रही होती है। तभी अनाउंस होता है कि योर हाइनेस जिस पर्सन को आप मिलना चाहते थे वो आ चुका है और ये और कोई नहीं, ये वही टीचर होता है। भाई ये बंदा पत्थरों का कारीगर भी है। तभी ये बात कर रहा था कि पत्थरों की वजह से 30 बंदे मर गए, ऐसा कुछ कर रहा था ना, ये बोल रहा था। टीचर अंदर आता है और प्रिंस को ग्रीटिंग्स देता है। प्रिंस कहता है कि बस कर भाई, बस 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 काफी रिस्पेक्ट हो गई, आप अपना सिर ऊपर कर लो। टीचर काफी शौक होता है क्योंकि उसने एना को देखा होता है। वो कहता है एना तुम यहाँ? एना क्या ये तुम ही हो? ये बात जब कार्टर और प्रिंस को पता चलती है वो दोनों शौक में होते हैं। क्या इसे पता ही है एना है? मैं आप लोगों को अभी बता दूं, अभी के टाइम में यानी कि जहाँ पे हमारा एमसी है उस टाइम में बीचेस को जीना नहीं देते थे, वो उसे मार देते थे बीच को, ठीक है, और इसने इस बीच को बचा लिया है। तो ये इस बात से घबरा रहे हैं कि ये टीचर बाहर जाके सबको बता देगा कि अभी बीच को मारा नहीं है। एना काफी शौक में टीचर की तरफ देखती है और कहती है टीचर। प्रिंस कभी घबराहट में कहता है कार्टर को कि कार्टर जल्दी से दरवाजा बंद करो, ये बंदा भागने ना पाए। कार्टर जल्दी से दरवाजे की तरफ खड़ा हो जाता है भाई, पूरा फुल ब्लॉक करके। प्रिंस इस सिचुएशन को देख के सोचता है कि भाई हद ही होगी, मैंने सोचा था कि ये रैंडम स्टोन मेंशन वाला बंदा है जिसे मैं हायर करने वाला हूँ, मुझे क्या पता था कि ये बीच का नेवर निकलेगा। तभी वो टीचर अपने घुटनों में बैठ के माफी मांगता है एना से कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दे पाया और मैं बहुत खुश हूं कि तुम जिंदा हो। ये सीन देख के प्रिंस सोचता है कि मुझे इसके ये सीन देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये एना को हार्म करने वाला बंदों में से नहीं है। एना टीचर को देख रही होती है। प्रिंस टीचर को बोलता है कि आप घबराइए मत, शांत हो जाइए, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर आप पत्थर के कारीगर हो तो आप फिर एना के टीचर कैसे बन गए? इस बात को सुनकर टीचर ऊपर खड़ा होता है और फिर वो कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा प्रिंस जी, मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया। मेरा नाम कार्ल वैन वाइट है और मैं किसी टाइम पे स्टोन मेंशन एसोसिएशन के साथ काम करता था,
पर अभी के टाइम में मैं एक टीचर हूँ वॉर्डर टाउन में। एना मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी जिसको मैंने पढ़ाया था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि प्रिंस ने एक विच को क्यों बचाया। हो सकता है कि प्रिंस एना को अपनी कोंकोवाइन बनाना चाहता है, पर ये मरने से तो अच्छा ही है, एना जिंदा तो रहेगी। ये सारी बातें टीचर अपने दिमाग में सोच रहा होता है, साथ में वो ये भी सोच रहा होता है कि अब मैं इस बात से निश्चिंत हो सकता हूँ कि एना जिंदा रहेगी। मुझे इस बात का भी कंफर्मेशन हो गया कि हमारा जो प्रिंस है वो विच को डेविल के रूप में नहीं समझता। जितना मैं समझ पाया हूँ प्रिंस को, अगर वो राजी हो गए तो मैं नाना को भी इनकी कॉन्कुबाइन बना सकता हूँ, जिससे कि वो सुरक्षित तो रहेगी। मैंने अपनी पूरी सिचुएशन आपको बता दी है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी स्थिति को समझेंगे। जैसे आपने एना को रखा है वैसे ही आप नाना को भी अपने कॉन्क्यूबाइन चैम्बर में छुपा सकते हैं। जैसे एना है, नाना भी वैसे ही एक एडोरेबल गर्ल है। टीचर की बात को सुन के प्रिंस कहता है कि क्या तुम उसे अपने साथ यहाँ ला सकते हो? अगर सच में वो एक विच है तो मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और मैं एक और बात क्लियर कर देता हूँ, मैंने एना को अपनी कॉन्कुबाइन बनाने के लिए सेव नहीं किया था। इसके लिए मेरे अदर रीजन है और मैं कोई घर की इंसान नहीं हूँ। हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि एक नई विच की न्यूज को सुन के बाहर से तो बिल्कुल शांत होता है, पर अंदर तो उसके पटाखे फूट रहे होते हैं। वो खुशी मना रहा होता है कि उसे एक और विच मिल गई। हालांकि उसे उसके पावर के बारे में पता नहीं है, फिर भी वो इस बात से तो सिक्योर है कि अगर डीमन मंथ आएगा तो वो विच जरूर उसकी हेल्प करेगी। प्रिंस टीचर से बोलता है कि मुझे उसकी जरूरत है। मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे सीधा बात करता हूँ कि मुझे बीच के पावर से कोई मतलब नहीं है कि वो इवल पावर है या फिर डेविल की है। मैं आपसे बस यही की बात कहना चाहता हूँ कि मैं इवल और डेविल को उनके कामों से और उनके काइंडनेस से जज करता हूँ, और बीच के पास जो पावर होती है वो उसे आसानी से कंट्रोल भी कर सकती है। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एना हो या फिर नाना हो, जब तक वो कुछ ऐसा नहीं करते जो कानून के खिलाफ हो। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई अपराध किया। अब इन बातों को साइड में करते हैं और असली मुद्दे पर बात करते हैं। क्या आपने कभी दीवार बनाने का काम किया है? हाँ प्रिंस, मैंने किया है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक ऐसी दीवार बनाने का काम शुरू कर रहा हूँ जो कि किसुई रिवर से होते हुए नॉर्थ स्लोप माउंटेन से गुजरेगी, जो कि हमें डिमोनिक बीस्ट से जो होने वाले अटैक से बचाएगी। मैं तुम्हें आज से ही इस प्रोजेक्ट का लीडर बनाता हूं। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बॉर्डर टाउन के फ्लावर गार्डन में प्रिंस, कार्टर और वो छोटी सी क्यूट सी लड़की होती है नाना प्रिंस से पूछती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ? जिस पे प्रिंस कहता है कि नहीं, कोई मरने वाला नहीं है, तुम भी एना के साथ रह सकती हो अच्छे से। मैं फोर्थ प्रिंस रोलैंड हूँ और तुम्हारा नाम? इस पे नाना खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम नाना पाइन है। हालांकि नाना पहले डरी हुई होती है, पर जैसे ही वो एना को देखती है वो एना के पास जाती है और वो दोनों आपस में स्मॉल टॉक कर रहे होते हैं, जिसे देख रहा होता है प्रिंस। प्रिंस उन दोनों को देख के बस यही सोच रहा होता है कि एना अभी 17 साल की है, पर जब वो जवान होगी तो और भी खूबसूरत होगी। प्रिंस उन दोनों की बातों को रोकने के लिए खांसता है, जिससे कि उन दोनों का ध्यान प्रिंस की तरफ हो जाता है। और प्रिंस पूछता है कि लेडी पाइन, मैंने तुम्हारे टीचर से सुना है कि तुमने अपनी पावर जगा ली। इस बात को सुन के नाना काफी डिप्रेस में चली जाती है। वो कहती है क्या आप इस वजह से मुझे मारने वाले हो? प्रिंस कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मृत्यु की सजा बस उन्हीं को दी जाती है जिन्होंने बहुत गंदे काम किए होते हैं ना, और तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। इस पे नैना कहती है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था कि जो भी बीच की पावर पोजेस करता है उनको डेविल से जोड़ा जाता है, पर मैंने कभी भी डेविल को नहीं देखा है। वो इस बात को बोल के घबरा रही होती है ना, उसे कंफर्ट करती है। और प्रिंस उससे पूछता है कि अच्छा तुम्हें कब पता चला कि तुम औरों से अलग हो? नाना बता रही होती है कि इस बात को 1 हफ्ता हो गया होगा। मैंने एक चिड़िया को नीचे गिरा हुआ देखा, उसके पैर पे चोट लगी हुई थी और मैं उसकी मदद करना चाहती थी। उसके बाद मुझे कुछ हुआ और मेरे हाथ से कुछ निकला। प्रिंस काफी हैरानी से पूछता है कि कुछ निकला? उसके बाद क्या हुआ? मेरे शरीर से पानी जैसा निकला और उस चिड़िया के चारों तरफ घूमने लगा, और उसके बाद उस छोटी चिड़िया का पाँव रिकवर हो गया। कार्टर को आवाज देता है उसी पल और कहता है कि एक चिकन ले आओ मेरे वाली। भाई कार्टर हैरानी से सोच रहा होता है चिकन? अब क्या इसे चिकन खाना है क्या? इसमें प्रिंस कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, मुझे एक जिंदा चिकन चाहिए, वो हेल्थी होना चाहिए और उसे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जल्दी फटाफट ले आ मेरे लिए भाई। कार्टर हाँ में अपनी मुंडी हिलाता है और चिकन लाने चला जाता है। उसे जाता वो देख के प्रिंस यही सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पावर है वो हीलिंग की हो सकती है, और अगर ऐसी बात हुई, ये हीलिंग की पावर हुई, तो हमारे बहुत काम आने वाली है ये। नाना तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी जो ये पावर है जिससे तुम इतना अच्छा काम कर रही हो, छोटे जानवरों को सही कर रही हो, उस पावर को तुम दुष्ट क्यों बोल रही हो? इस पे नाना कहती है कि मेरे टीचर ने कहा था कि चुड़ैलें ऐसा काम कर सकती हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। हालांकि ये देखने में बुरा नहीं लगता, लेकिन ये शैतान का बिछाया हुआ जाल है ताकि और लोगों को लुभाया जा सके। पर मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने कभी भी किसी डेविल को नहीं देखा है, मैं कसम खा के बोल रही हूँ। बेशक नाना तुमने किसी शैतान को पहले नहीं देखा होगा, ये सिर्फ एक चर्च का फैलाया हुआ झूठ है, और तुम्हारे टीचर को भी इन चर्च वालों ने धोखा दिया है। तो नाना पूछती है प्रिंस से कि आखिर चर्च वाले ये झूठ क्यों फैला रहे हैं लोगों में। नाना की इस बात को सुनकर प्रिंस थोड़ा खामोश होता है और फिर कहता है कि इसका पसंद से कोई लेना देना नहीं है, वे केवल लाभ के लिए ये सब
सब कर रहे हैं। अगले पल हम देखते हैं कि नाइट मुर्गी लेके आ गया होता है। नाना उस मुर्गी को देख के प्रिंस से रिक्वेस्ट करती है कि उस मुर्गी पे रहम करे। प्रिंस नाना की बात को सुन के मान जाता है और अपने नाइट को कहता है कि इस मुर्गी को अच्छे से होल्ड करना। प्रिंस एक हल्की लकड़ी से मुर्गी के पंख पर हमला करता है और मुर्गी तड़प के नीचे गिर जाती है। प्रिंस नाना की तरफ इशारा करता है और कहता है कि तुम अपनी पावर से इसे ठीक कर दो। नाना प्रिंस की बात को सुन के अपना सर हाँ में हिलाती है और वो कहती है कि अपनी पूरी कोशिश करेगी। नाना जब वो मुर्गी के पंख में अपने हाथ रखती है तो वो पानी के बबल्स उसके चारों तरफ गिर जाते हैं। नाना तुरंत अपना मैजिक उसे हील करने के लिए यूज करने लग पड़ती है। अब हमें कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पे उस मुर्गी ने अपना दम तोड़ दिया होता है। अब मुर्गी पे किए हुए कुछ घंटों के इन आविष्कार नाना के जो ट्रायल था पावर का, उससे प्रिंस को इस बात का पता चल जाता है कि आखिर नाना की पावर क्या है। प्रिंस सोचता है कि नाना टूटी हुई चीजों को हड्डियों को और फ्रैक्चर को सही कर सकती है, लेकिन नाना मरी हुई मुर्गी को वापस जिंदा नहीं कर सकती। अब जब प्रिंस को ये पता चल गया है कि मुर्गी अब मर चुकी है तो वो कार्टर को आदेश देता है कि इसे किचन में भेजा जाए और इसका तंदूरी कबाब बनाया जाए। प्रिंस की ये बात को सुन के नाना की आंखों से पानी आ जाता है। नाना मुंह फुला के बैठ जाती है और प्रिंस को कहती है कि आपने ये अच्छा नहीं किया मुर्गी के साथ, जिस पर प्रिंस कहता है नाना से कि ये जरूरी था। अगले ही पल हम देखते हैं कि एमसी खाने की टेबल पर बैठा है और टेबल पूरा खाने से सजा हुआ होता है और वो सबको आदेश देता है कि आओ खाना खा लो। नाना उस खाने को देख के मरी हुई मुर्गी के बारे में भूल जाती है जब पकी हुई मुर्गी वो अपने टेबल पे देखती है। खाना खाने के बाद प्रिंस नाना को अलविदा कह रहा होता है और कहता है कि हम लोग कल मिलेंगे। इस पर एना पूछती है प्रिंस से कि वो हमारे साथ क्यों नहीं रुक सकती जैसे कि मैं रुकी हूँ, वो भी तो एक विच है ना। प्रिंस कहता है कि उसके पास अभी भी उसकी फैमिली है और उसके फैमिली वालों को अभी पता नहीं चला है कि वो एक विच है। जब सही समय आएगा तो मैं उसे अपने पास रख लूंगा और मैं इस बात का श्योर करूंगा कि वो अपनी पावर को हर दिन यहाँ पे ट्रेन करे। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी आराम से बैठा होता है और प्रोजेक्ट की चिंता से बेफिक्र। वो सोचता है कि जब से मैंने वाटे को ये काम दे दिया है, प्रोजेक्ट दिया है दीवार का, तब से मैं बिल्कुल बेला बैठा हूँ। मैं हर दोपहर को 2 विचेस को प्रैक्टिस करते हुए देखता हूँ फ्लावर गार्डन में और उनको प्रैक्टिस करता हुआ देखते देखते अपनी दोपहर की चाय की चुस्कियां लेता हूँ। और कभी कभी मैं नॉर्थ के स्लोप माउंटेन की तरफ भी चला जाता हूँ जहाँ पे मैं काम का हाल चाल देख लेता हूँ। पिछले 2 हफ्तों से काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, पर तभी वजीर कटप्पा वहां रूम में एक बुरी खबर लेके आया होता है। वो कहता है कि इतने सारे क्राफ्टर और हैंडीमैन को काम पे रखने बहुत महंगा पड़ रहा है भाई, ये सारा पैसा प्रिंस की जेब से जा रहा है। और अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अगली स्प्रिंग तक सारा पैसा खत्म। ये बात सुन के प्रिंस को तो बहुत दिक्कत होती है, वो तो भाई रोना शुरू कर देता है।